वेलकम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म का एक वीडियो किया हुआ है और हमने एक जो दूसरा वीडियो किया हुआ है वो है फोटोसिंथेसिस या फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं ये कहूँगा कि आपको वो वीडियो देखने चाहिए, क्योंकि इस लेक्चर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मैंने वहाँ पर दी है। तो आप ऐसे समझिए कि इस लेक्चर की कहीं ना कहीं फाउंडेशन मैंने वहाँ रखी हुई है। अगर आप उन लेक्चर को देख लेंगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। बाकी कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि आपको, अगर आप पहली बार ये देख रहे हैं, अगर आपने वो दोनों वीडियो मिस कर दिए हैं तो भी आपको यहाँ पर मैं पूरी समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए बराबर, ठीक है। लिखेंगे उसी से आपके मार्क्स मिलेंगे। अच्छे मार्क्स आपको तभी मिलते हैं जब आप अच्छा लिखते हैं। अच्छी नॉलेज होने से अच्छा मार्क्स नहीं मिलता है, अच्छा लिखने से अच्छा मार्क्स मिलता है। ऑब्वियसली अच्छा लिखने के लिए अच्छी नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्स फूड को लेता है फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, मतलब दूसरे से फूड को लेगा, खुद फूड बनाएगा नहीं। जबकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या था, फूड वो खुद ब खुद प्रिपेयर कर रहा था। जहाँ पर हमने बात की थी फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक की, जहाँ पर हमने सल्फर बैक्टीरिया की बात की थी, ठीक। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फूड ये क्या करेगा, किसी से लेगा, खुद नहीं बना सकता है। हम फूड किसी से लेते हैं, जैसे हम पौधों से फल लेते हैं, प्लांट से हम लोग, जैसे पालक की सब्जी है तो हमने जो सब्जी बनाई तो हमने वहाँ से लीव्स ले लिया, और जो वेजिटेबल्स हम लेते तो प्लांट से ही हैं। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली हम डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर, अपने सर्वाइवल के लिए या अपनी जो है ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सो दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन सिस्टम इज व्हाट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक जो फ्लो चार्ट है, सेम फ्लो चार्ट हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देखा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, हेट्रोट्रॉफ क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, ग्लूकोज, या फिर हमने वहां देखा था स्टार्च, जो कि एक पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मेरा क्या हो गया, ग्लूकोज। हम जो प्लांट से फूड ले रहे हैं, चाहे वो वेजिटेबल हो चाहे वो फ्रूट की फॉर्म में हो, अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो जो हम फ्लैश ईट कर रहे हैं वहाँ से भी हमको क्या करते हैं, इसी तरीके के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हम लोग लेते हैं। और डाइजेशन के ड्यूरेशन पे जब हमें उनसे न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट करना होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो गया, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो हेट्रोट्रॉफ, आप, मैं, जानवर, जितने भी हेट्रोट्रॉफ है, ये क्या कर रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूज कर रहे हैं जो कि नॉर्मली हमें प्लांट से ही मिलते हैं, और हम क्या करते हैं, इनको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस कन्वर्जन के ड्यूरेशन पे हमको जो है वो एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी से हम अपना सर्वाइवल करते हैं, उस एनर्जी से हम जो है अपनी जो ज़रूरतें हैं, अपनी बॉडी की जो ज़रूरतें हैं वो पूरा करते हैं। अब वो ज़रूरतें ग्रोथ के लिए हो सकती हैं, रिपेयर के लिए हो सकती हैं, बॉडी की मेंटेनेंस के लिए हो सकते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए हो सकती हैं, किसी भी चीज़ों के लिए वो ज़रूरतें हो सकती हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सिस्टम में इसका जो पूरा फ्लो चार्ट बनता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो पहला होता है मेरा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा है सिम्बायोटिक रिलेशन, और चौथा है होलोजोइक न्यूट्रिशन सिस्टम। ये हमारे पास 4 फर्दर क्लासिफिकेशन है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सिस्टम के, राइट। इनको हम अभी एक एक करके देखेंगे। और
जो होलोजोइक न्यूट्रिशन सिस्टम है इसको हम अभी नहीं देखेंगे, हम हालांकि इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो अमीबा का न्यूट्रिशन है और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, मतलब पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल वाला पूरा सिस्टम जो है, हम उसको अलग किसी सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज हम ये वाला अमीबा नहीं देखेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग नहीं देखेंगे, हम केवल और केवल ये ऊपर के 4 देखेंगे, ठीक, जिसमें हमारा आता है सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन सिस्टम है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा जा रहे हैं तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर वो एक टाइम के बाद जो है अच्छा नहीं लगता है, उतना वीडियो मतलब उतनी कैपेसिटी नहीं होती, हम बोर होने लग जाते हैं या फिर उतना हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि हम छोटे छोटे सेक्शंस में इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को लेके आए, ताकि आप जो है उसको, छोटा वीडियो रहेगा 25 से 30 मिनट 40 मिनट तक, हाँ कहीं कॉन्सेप्चुअल होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है, लेकिन हम नए टॉपिक को जनरली नहीं टच करते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो मेरा है वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन सिस्टम है। बच्चों, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन सिस्टम क्या होता है, इसमें खासकर जो हमें ध्यान रखना है, ये किसी और पर डिपेंड होते हैं। ऑब्वियसली हेटेरोट्रॉफिक पार्ट है तो किसी और पर डिपेंड होंगे, लेकिन यहाँ पर जो डाइजेशन होगा, ये हमें जो ध्यान रखना है, जो डाइजेशन जो होगा वो जनरली आउटसाइड द बॉडी होगा। मतलब जैसे अगर मैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन फॉलो करूंगा तो जो डाइजेशन होगा मेरी बॉडी में नहीं होगा, या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं वो जो डाइजेशन है उनकी बॉडी में नहीं होता है, वो डाइजेशन बाहर ही हो जाता है, ठीक। इन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म सीक्रेट्स, कैसे होता है, ऑर्गेनिज्म सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस। जैसे मान लो खाना यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक, यहाँ पर आके जो है एक मक्खी बैठ गई है, ठीक, और ये क्या करती है, नीचे की तरफ एक डाइजेस्टिव जूस या कुछ लिक्विड सीक्रेट करती है। इस लिक्विड सीक्रेट करने से ये जो फूड इसका पड़ा हुआ है, ये फूड छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक हो जाता है। ब्रेकिंग ऑफ फूड इज डाइजेशन, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट किया है फूड के ऊपर, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये फूड ब्रेक डाउन हो जाता है और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, और बाद में ये जो मक्खी है या जो भी ऑर्गेनिज्म है, इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है या अपनी बॉडी में इसको इंजेस्ट कर लेता है। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में डाइजेशन जो होगा वो आउटसाइड द बॉडी होगा, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अच्छा, कुछ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में जहां पर स्पेशली डिकम्पोजर्स आते हैं वहां पर थोड़ा सा मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, लेकिन उस जो डिकम्पोजर्स हैं वहां पर जो फूड वो ईट करेंगे वो एक्चुअली क्या है, वो डेड एनिमल या जो मरे हुए, सड़े हुए जानवर, सड़े हुए पत्ते, इनमें फीड करते हैं। तो वो भी सेप्रोफाइटिक में ही कैटेगराइज किया गया है। सो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, और डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करने के बाद जो है वो क्या करता है, उसको अपनी बॉडी में इंजेस्ट करता है और बाहर ही सारा ब्रेकडाउन हो चुका होता है। मैं अपनी बात करूं या आप जो वीडियो देख रहे हैं आपकी बात करूं, हम सब क्या करते हैं, खाने को खाते हैं और हमारा एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहां पर फूड का ब्रेकडाउन होता है। सेप्रोफाइटिक में बाहर होगा, जिसको खाना चाहिए उसकी बॉडी में नहीं होगा, बाहर हो जाएगा। डिकम्पोजर्स एक्सेप्शनली इसमें रखे गए हैं, और डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, इस जो फूड है वो मतलब डेड मैटर को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। पिक्चर मैंने यहाँ पर लगाई गई है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ये एग्जाम्पल बच्चों इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। फंगाई, तो जो फंगस होता है, जो मशरूम होता है, जो ईस्ट होता है, ये सभी मेरे सेप्रोफाइटिक के एग्जाम्पल्स हैं। बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम्स हो गया। ये मशरूम क्या है, जो जहाँ पर सड़ी गली चीज़ होगी, बारिश हुई है, जो डैम्पन्ड गीली लकड़ी होगी, वहाँ पर इस तरीके के मशरूम, मतलब वो सड़ रही है, ठीक है ना, तो वो उन जगहों पर क्या होता है, ये जो मशरूम है, ये जो सड़ी हुई चीज़ है, डेड या डिकेइंग मैटर है, जहाँ पर सड़न हो रही है, गल रहा है, वहाँ से न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करने के बाद वहाँ पर क्या करता है, ग्रो कर जाता है। ये अर्थवर्म है, अर्थवर्म को हम डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में लेके आते हैं। ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, कोई भी जो सब्सटेंस है वो सड़ रहा होता है, गल रहा होता है, उसको ये कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो बाद में क्या करते हैं, उसको ये प्रोसेस कर लेते हैं। तो अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि अर्थवर्म के अंदर डाइजेशन हो रहा है। हाँ, कुछ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ डाइजेशन हो सकता है अंदर, लेकिन जो चीज़ सड़ रही होती है, इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल खुद ब खुद ब्रेक डाउन
हो रहे होते हैं। तो अर्थवर्म क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ना एब्जॉर्ब करके जो मैटर सड़ जाता है या सड़ने की स्टेज में होता है, मतलब जो ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो रहा है या हो चुका है, उसको कंज्यूम करता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिकम्पोजर्स हमारे पूरे नेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिकम्पोजर नहीं हुए तो ध्यान रखिएगा, जो कॉम्प्लेक्स मैटर है उसको हम सिंपल मैटर में चेंज नहीं कर पाएंगे। क्या करता है अर्थवर्म, कोई मान लीजिए कोई जो है जानवर मर गया तो उसका जो बॉडी है, उसका जो प्रोटीन है, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स है। उस कॉम्प्लेक्स को वो क्या करता है, कंज्यूम करता है, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है अपनी बॉडी से, वाटर बाहर निकाल देता है। अगर उसमें प्रोटीन है तो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस उसको मिलेंगे, नाइट्रोजनस सब्सटेंस को वो जमीन पे मिला देता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, जो कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट जो बेनिफिशियल होते हैं, तो अर्थवर्म क्या करते हैं, वही सड़ी गली चीज़ों को क्या कर देते हैं, उसको कंज्यूम कर लेते हैं। कंज्यूम करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में चलेगी, वाटर या मॉइस्चर है वो सॉइल में रह गया, ठीक है, और जो नाइट्रोजन है या फास्फोरस है, जो कैल्शियम है, वो भी सॉइल में रह गया। तो फर्टाइल सॉइल होती है, जो फर्टाइल सॉइल होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। और उससे जो है उसको हम किसी और जगह पर डालते हैं तो पूरी सॉइल की फर्टिलिटी को वो इनहेंस कर देता है, और जो भी हम पेड़ पौधे लगाते हैं वो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो डिकम्पोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाइज मतलब मक्खियाँ, ये क्या करती हैं, जिन जगहों पर बैठती हैं उन जगहों पर जो है इस तरीके से ये जो है फूड को पहले क्या करते हैं, अपनी बॉडी से डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेंगे, और उसके बाद जो है वो जो ब्रेक डाउन हो गया मॉलिक्यूल का उसको अपनी बॉडी में क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, इंजेस्ट कर लेंगे। सो आई होप सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपसे पूछा जाता है, कई बार तो इस तरीके के हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन ही पूछ लेता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। नेक्स्ट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सेकेंड है हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, क्या है, द ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इनसाइड और आउटसाइड। बहुत जो आपको कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर एक जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो ये है कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी के अंदर भी रह सकता है। जैसे हमारे जो पेट में कीड़े हो जाते हैं बच्चों के, आपके हमारे हो सकते हैं, पॉसिबल है। नॉर्मली 6-7 महीने, 8 महीने में, 10 महीने में जो है हमको इस तरीके की जो है कीड़ों वाली दवाइयाँ भी खा लेनी चाहिए। हालांकि बच्चों के केस में ज़्यादा प्रॉबिलिटी होती है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बाहर से कुछ भी उठा के खा लेते हैं, तो वहाँ पर उनके पेट में कीड़े होना एक आम बात है। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो अंदर बॉडी के रह सकता है, बाहर भी रह सकता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के। तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो रहता है उसको तो हम कहते हैं होस्ट। क्या कहते हैं, होस्ट। तो होस्ट कौन हुआ, होस्ट कौन हुआ, जो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। मेरे बॉडी पर मान लो जुए रह रहे हैं, मेरे बॉडी पर कुछ और इस तरीके के अर्थवर्म कह रहा हूँ, वॉर्म्स वगैरह मेरे पेट में है, तो मैं उनका होस्ट हुआ, क्योंकि उनको तो खाना मैं ही प्रोवाइड कर रहा हूँ ना। तो पार्टी पर्सन तो मैं हुआ ना, मैं पार्टी दे रहा हूँ उनको, रोज उनके खाने की व्यवस्था कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, होस्ट हो गया। एंड डेराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट इज नोन एज पैरासाइट। और इस तरीके की न्यूट्रिशन सिस्टम को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में अगर मेरी बॉडी में, मेरे पेट में कीड़े हैं तो मैं होस्ट हो गया, वो पैरासाइट हो गया, और वो मेरी बॉडी से न्यूट्रिशन ड्रॉ कर रहा है। तो इस तरीके का न्यूट्रिशन सिस्टम क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन सिस्टम होता है। इसके एग्जाम्पल देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कस्कुटा। कैस्कुटा बेल जो होती है, जिसको हम अमर बेल भी बोलते हैं, आपने देखा भी होगा आपके घर के आसपास पेड़ों पर ये पीली पीली तरीके की बेल आ जाती है। इसकी कोई जड़ नहीं होती, ये उसी प्लांट से क्या करता है, न्यूट्रिशन को ड्रॉ करता रहता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, इस पेड़ को फिर ये अच्छे से ग्रो नहीं करने देगा, क्योंकि पेड़ को जो न्यूट्रिशन मिलेगा ये खींच लेगा और इस तरीके से उस न्यूट्रिशन को ये यूटिलाइज कर लेगा। दूसरा है लीचेस। मैंने एक फोटो लगाई है, आप देखिएगा, आजकल ये जो है ना लीच,
जोंक बोलते हैं, जोंक। तो इसको हम मेडिसिनल पर्पस में भी यूज करते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा मेडिसिनल पर्पस में कैसे यूज करते हैं, ठीक। ये जोंक जो है अपने हाथ पर बॉडी में जो है मान लो चिपक गई तो क्या करता है, ये इस तरीके से, देखिए कितना खतरनाक लग रहा है, देखने से कितना डरावना लग रहा है। ये जो पोर्शन है इसको यहाँ पर है इस तरीके से, यहाँ पर इसके दांत होते हैं, ब्लड सकिंग ट्यूब्स टाइप होती हैं, वो जो दांत होते हैं वो ब्लड सक करते हैं, ठीक। तो ये क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं, लीचेस, ये जोंक क्या करते हो, ये क्या है, मेरा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन सिस्टम है। अभी मेडिसिनल पर्पस में इसका क्या यूज हो रहा है देखिएगा, जैसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनको पेन है या ब्लड प्यूरिफिकेशन की एक समस्या है, तो क्या होता है, ये जो जोक होता है ये ब्लड को सक कर लेता है, मतलब गंदा खून जो होता है ना, राइट, उसको सक कर लेता है। तो सक करने से क्या होता है, वो गंदा खून तो उसने सक कर लिया, अब जो आपकी बॉडी बना रही है ब्लड नया, वो तो फ्रेश आपका ब्लड है, वो कैसा होता है, क्लीन होता है। तो 2-3-4 सिटिंग में ये इस तरीके की सिटिंग्स होती हैं, वहाँ पर जोंक से क्या करते हैं, ब्लड को सक करवाया जाता है, मतलब घुटने में दर्द है तो वहाँ पर ब्लड सक करवाया जाता है, तो वहाँ का गंदा खून ले लेता है, तो काफ़ी रिलीफ मिलता है। मेडिसिनल पर्पस में लीचेस का बहुत ज़्यादा इस तरीके का जोंक का यूज़ करते हैं, ठीक। अगला है जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन सिस्टम में आता है, टिक्स, मतलब जो जुए बालों में हो जाते हैं, ठीक है ना, और जो जानवरों के जो स्किन पर उनके बालों में जो कीड़े हो जाते हैं वो सब टिक्स हैं, ठीक। तो ये भी हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये न्यूट्रिशनल वैल्यू लेते हैं, वहां से अपने लिए न्यूट्रिशन को एक्वायर करते हैं, ठीक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। मैं पिक्चर लगा के इसलिए शो करता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो, नहीं तो फिर वो जोक, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जोक देखा ही नहीं होगा, ठीक। तो मैं कोशिश ये की है कि आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता सकूँ और दिखा सकूँ। नेक्स्ट इज माई सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। बच्चों वीडियोस अगर अच्छे लगते हो तो आप प्लीज़ लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ये जो वीडियोस हैं कई लोगों तक पहुँचे और बहुत सारे लोग जो कोचिंग या इस तरीके के फीस, हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि भाई उनको भी कुछ हेल्प हो जाएगी, राइट। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इट इज द रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच दे आर म्यूचुअली, वर्ड को ध्यान रखिएगा, म्यूचुअली बेनिफिटेड बाय शेयरिंग देयर नरिशमेंट। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में दोनों को बेनिफिट होना चाहिए, होस्ट को भी पैरासाइट को भी। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में होस्ट का कोई बेनिफिट नहीं है, मेरे पेट में कीड़े हैं, मुझे कौन सा बेनिफिट हो रहा है, उसको ही बेनिफिट हो रहा है ना, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक रिलेशन में, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन सिस्टम में दोनों को फायदा होना चाहिए। अब दोनों को फायदा मतलब कुछ ऐसा हो कि जहां पर मेरे को भी बेनिफिट हो और मेरे ऊपर जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसको भी हो। देखते हैं एग्जाम्पल अभी, दिस म्यूचुअल रिलेशन मे और मे नॉट बी बेनिफिशियल, कभी कभी बेनिफिशियल नहीं भी हो सकता है। जब नहीं होगा पैरासाइटिक में कैटेगराइज हो जाएगा, जब होगा तब ये सिम्बायोटिक रिलेशन या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन सिस्टम में आएगा, ठीक। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के 3 पार्ट हो गए। अभी देखिए इसको हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के 3 पार्ट हो गए हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट है कमेंशलिज्म, पैरासाइटिज्म और म्यूचुअलिज्म। तो पैरासाइटिज्म वही है जो हमने पढ़ लिया है अभी, तो वो तो हम वहीं पर रिलेट कर सकते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मतलब पैरासाइटिज्म, फिर भी एक बार इसको देख लेंगे। कमेंशलिज्म और म्यूचुअलिज्म हम अभी देखने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मेरे पास आता है कमेंशलिज्म। कमेंशलिज्म में क्या होता है, इट इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप वेयर ओनली वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म गेट्स बेनिफिट, केवल एक ही ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा, while the other does not get benefited। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 2 ऑर्गेनिज्म है, एक होस्ट है एक पैरासाइट है। कमेंशलिज्म है, कमेंशलिज्म में क्या हो रहा है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है जहां पर एक ही ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं होगा। यह भी ध्यान रखनी है आपको बात। अगर दूसरे को नुकसान हो रहा है तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, अगर 2 हैं, दोनों में से एक को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है और उसको कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम कमेंशलिज्म में कैटेगराइज करेंगे। और एक को बेनिफिट हो रहा है 2 ऑर्गेनिज्म में, राइट। एग्जांपल देखिएगा, बेहतरीन है।
रिलेशनशिप बिटवीन रेमोरा फिश ये जो छोटी छोटी फिश होती है ना ऊपर, ये क्या करती है, बड़ी फिश के ऊपर बैठ जाती है, चिपक जाती है उनके। रिलेशनशिप बिटवीन रेमोरा फिश एंड लार्ज फिश व्हेन लार्जर एनिमल फीड। अब ये बड़ी वाली जो व्हेल मछली है, ये जब अपने फूड को खाएगी, जब खाएगी तो कुछ चीजें बाहर भी रह जाएंगी, पानी में रह जाएंगी, उस फूड को ये छोटी रेमोरा फिश कंज्यूम कर लेंगी। अब हुआ क्या, बड़ी फिश ने अपना शिकार किया तो उसको तो खाना मिल गया, रेमोरा फिश उसके साथ चिपक गई है, उसकी बॉडी पर अटैच हो गई है। व्हेल को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, बड़ी मछली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये जहां जहां अपने खाने के लिए जा रही है, रेमोरा फिश उसके साथ साथ जा रही है। ये जो शिकार कर रही है रेमोरा फिश, इसके शिकार में से अपना खाना ढूंढ ले रही है, ठीक। तो बेनिफिट व्हेल को नहीं हुआ है, लेकिन रेमोरा फिश को है। लेकिन अब आपका व्हेल का कोई नुकसान भी नहीं है, तो दोनों में से एक को बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कमेंशलिज्म वाला सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, राइट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट इज माय पैरासाइटिज्म। तो पैरासाइटिज्म मैंने देख लिया है, वेयर वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म गेट्स बेनिफिटेड, एक को बेनिफिट होगा, अदर्स गेट हार्म, दूसरे को नुकसान होगा। मेरे पीठ में कीड़े हैं, मुझे नुकसान होगा, उसको तो फायदा हो रहा है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन सिस्टम या पैरासाइटिज्म, जैसे फ्लीज, मक्खियां, मच्छर वगैरह हमारी बॉडी पर बैठते हैं, तो मच्छर क्या करते हैं, खून चूस लेते हैं, तो हमारा को तो नुकसान हो गया ना, उसका बेनिफिट हो गया। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन या पैरासाइटिज्म। तीसरा है म्यूचुअलिज्म। इट इज द म्यूचुअल एंड क्लोज रिलेशन वेयर बोथ द ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिटेड, दोनों का बेनिफिट होना चाहिए, तब जब होगा उसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास राइजोबियम बैक्टीरिया। ये जो दाल वाले पौधे होते हैं, दाल वाले पौधे कौन से हो गए, देखिए जैसे ये मटर हो गया, ठीक है ना, मटर का हो गया, दूसरा चना हो गया, चना का हो गया है, तीसरा हमारे पास जैसे राजमा का पौधा हो गया है, ठीक है ना, जितनी भी दालें हो गई हैं ये सब, इस तरीके के जितने भी दालों वाले पौधे हैं, वहाँ पर क्या होता है, ये जड़ों में एक छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं, रूट नोड्यूल जिनको बोलते हैं, और रूट नोड्यूल में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। अभी राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, पहली चीज, राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट से तो न्यूट्रिशन ले रहा है, तो राइजोबियम का बेनिफिट हो गया, राइजोबियम सरवाइव कर रहा है क्योंकि प्लांट उसको न्यूट्रिशन दे रहा है। उसके बाद एटमॉस्फेयर से ये क्या करता है, नाइट्रोजन NO2 NO3 या नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। राइजोबियम क्या कर रहा है, अपने जीवित रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए प्लांट से न्यूट्रिशन ले रहा है, और प्लांट को वापस में क्या दे रहा है, तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और फिक्स करता है, और उस नाइट्रोजन से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, राइट। तो म्यूचुअली बेनिफिट हो रहे हैं, दोनों का बेनिफिट हो रहा है, ठीक। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम fixes atmospheric nitrogen in the form of nitrogenous compound, और वो जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं वो अमोनिया कंपाउंड्स होते हैं, ठीक। सो इट इज अ बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब दाल वाले जो पौधे होते हैं, ठीक है ना, दलहन वाले, दाल वाले जो पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट। इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनस एंजाइम। इस एंजाइम के थ्रू ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर लेते हैं, और अमोनिया जो होती है वो प्लांट के लिए अच्छी होती है। आपने सुना भी होगा ना, NPK, एक खाद आती है NPK, ठीक है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। तो अभी आप खाद डालिए, इससे बढ़िया है कि इस तरीके के पौधे लगा दीजिए, और ये पौधे क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करते हैं, ठीक। तो बाद में क्या हो गया, जड़ों, ये जो प्लांट की रूट है, इसमें जो है जो रूट नोड्यूल्स डेवलप हुए हैं उसमें अमोनिया आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा तो प्लांट को क्या करेगा, बढ़िया एक तरीके से जो है फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक। इन टर्न द बैक्टीरियम रिसीव्स शेल्टर फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से शेल्टर मिलता है, प्लांट से न्यूट्रिशन मिलता है, म्यूचुअल बेनिफिट हो जाता है। तो ये जो हमारी सिम्बायोटिक रिलेशन या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन सिस्टम है वो हमने यहाँ पर देखी है। थर्ड है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो खास आपको ध्यान रखना है, जो डाइजेशन होगा
जिसको न्यूट्रिशन चाहिए उसी की बॉडी में होगा। मुझे न्यूट्रिशन चाहिए तो मैं खाना खाऊंगा, मेरी ही बॉडी में न्यूट्रिशन होगा, डाइजेशन होगा। दिस इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में द डाइजेशन हैपन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। सेप्रोफाइटिक में डाइजेशन बाहर हो रहा है, होलोजोइक में डाइजेशन जो हो रहा है वो अंदर हो रहा है, राइट। तो जो फूड जब आगे बॉडी में आ जाएगा, होलोजोइक का फिर ये तो बहुत आसान सा हो गया, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। हर्बीवोर प्लांट वगैरह हो गए हैं, ठीक है ना, और कार्निवोर और ओमनिवोर, तो कार्निवोर और ओमनिवोर तो ह्यूमन जो है उसमें कैटेगराइज किया जा सकता है, ठीक। अब जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, जैसे मैं अपना मान रहा हूँ, अमीबा का मान रहा हूँ, गाय, बैल, बकरी, जो भी जानवर है उनका न्यूट्रिशन सिस्टम क्या है, सभी में डाइजेशन उनकी बॉडी के अंदर हो रहा है, तो वो सारे के सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। और होलोजोइक न्यूट्रिशन सिस्टम के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स हम यहाँ देखते हुए चलेंगे, और इन स्टेप्स के बाद हम वीडियो को या लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद हम होलोजोइक के जो दो सब क्लासिफिकेशन है, न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, वो हम उधर कर लेंगे, अगले लेक्चर्स में हम उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहला मेरा क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन में, सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब है खाने को अपनी बॉडी के अंदर ले जाना। दिस इज कॉल्ड इंजेशन। इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। सेकेंड स्टेप मेरा हो गया डाइजेशन। डाइजेशन के ड्यूरेशन पे क्या करते हैं, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक कर देते हैं, मतलब क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स फूड, मान लो ग्लूकोज है, इसको ब्रेक कर दिया है। सब्सटेंसेस इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक कर दिया है। CO2 और H2O में ब्रेक कर दिया है, सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक कर दिया है, मतलब डाइजेशन हो गया। थर्ड इज माई एब्जॉर्प्शन। देखिए, जो ब्रेक डाउन करके सब्सटेंसेस हमको मिले हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करके ये क्या करेगा, इस डाइजेस्टेड फूड में से जो भी न्यूट्रिशन या विटामिन या मिनरल्स मुझे मिले हैं, इनको बॉडी को एब्जॉर्ब करना होगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो 3 स्टेप हो गए। सबसे पहले इंजेशन, खाने को अंदर ले गए। दूसरा, खाने को टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। तीसरा क्या होगा, डाइजेशन हो गया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं, बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब कर लिया बॉडी ने, ठीक, एब्जॉर्ब कर लिया। अब उस एब्जॉर्ब फूड का यूटिलाइजेशन भी तो करना पड़ेगा ना, जो एब्जॉर्ब किया है कहाँ कहाँ यूटिलाइज करेगा, फॉर एनर्जी, एनर्जी लेने के लिए, राइट, फॉर ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ करने के लिए, फॉर रिपेयर, बॉडी की रिपेयर करने के लिए, फॉर रिप्रोडक्शन, नए जीवन को आरंभ करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जो है हमें इस तरीके के इस तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी की जो पूर्ति होती है वो डाइजेशन के थ्रू होती है। ये पूरे होलोजोइक न्यूट्रिशन सिस्टम के स्टेप्स हैं, चाहे कोई भी हो, होलोजोइक न्यूट्रिशन में सभी इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। उसके बाद इजेशन, इजेशन का मतलब बाहर निकाल लेना, एग्जिट कर देना। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड, बहुत सारा ऐसा फूड होता है जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जैसे हमारी बॉडी में सेलुलोज, हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो फाइबर क्या होता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है, जो हमारा एनल कैविटी है उसके थ्रू बाहर निकल जाता है, उसको हम आगे एलिमेंट्री कैनाल जब पढ़ेंगे वहां देखेंगे। तो इजेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। ये 5 प्रोसेस, 5 स्टेप्स सभी होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जिसको हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आऊँगा। और वीडियोस देखे बच्चों थोड़ा बड़े हो सकते हैं, लेकिन आपने देखा मैं वीडियोस में बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। बस मेरा एक ही कंसर्न रहता है कि आप जब वीडियो देखें तो नोट्स वगैरह बनाते रहिए, और नोट्स वगैरह बनाते रहेंगे तो आपका बेनिफिट है। लिखते रहिए, लिखने से आपको ज़्यादा याद होगा, लिखने से आप में एक आपका क्वालिटी इन्हेंसमेंट होगा, राइट, आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।